नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पहले हमने ज्योग्राफी का 6 की एनसीईआरटी का पहला लेक्चर डिस्कस किया था, सौरमंडल में पृथ्वी। तो उसमें हमने जो यूनिवर्स था, ब्रह्मांड था, उससे लेके उसमें सौरमंडल की उपस्थिति और सौरमंडल में पृथ्वी की उपस्थिति के बारे में पढ़ा था आपने। सौरमंडल में जो 8 ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, या फिर उन ग्रहों के भी जो उपग्रह है उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और पृथ्वी की स्थिति किस स्थिति में, जैसे बुध ग्रह होता है, फिर शुक्र ग्रह, और फिर पृथ्वी की बारी आती है जहाँ पे वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पर्टिकुलर यूनिवर्स से निकल के पृथ्वी पे आने वाले हैं, और आगे हमारा जितना भी पढ़ना है हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है। तो हमारा सेकंड चैप्टर है, 6 क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। दो कंसेप्ट होते हैं। अक्षांश पृथ्वी को ऐसे ऐसे काटते हैं, क्षैतिज रूप से कट करते हैं, और देशांतर इसको वर्टिकल रूप से यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से कटिंग करते हैं। तो उस दोनों कंसेप्ट को अपन को समझना है। एनसीईआरटी का जो एक एक कंसेप्ट इस चैप्टर में दे रखा है वो अपन अच्छे से करेंगे। देखो, पृथ्वी है ना, वो जब सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है तो वो सीधी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि वो इस फॉर्म में नहीं है। यानी कि पृथ्वी दो तरह से घूमती है, एक तो सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा कर रही है, और उसके साथ साथ में खुद भी अपने अक्ष पे घूम रही है। तो ये अक्ष पे ऐसे नहीं घूम रही है कि सीधी घूम रही है, यानी कि ये जब जा रही है ना तो ऐसे नहीं घूम रही है कि खुद घूम रही है, ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ी टिल्टेड है। टिल्टेड यानी थोड़ी झुकी हुई है अपने अक्ष पे। तो ये जो झुकी हुई है कितनी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। तो ये झुकी हुई अपने अक्ष पे खुद भी घूर्णन कर रही है, और ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो अ, ऋतु चेंज होती है, ऋतु परिवर्तन, या फिर आप देखो दिन की अवधि में चेंज होता है, तो वो इसी वजह से होता है। ठीक है, वो अपन देखेंगे। तो ये देखते हैं पृथ्वी को कैसे एक फिट किया। पूरी पृथ्वी जैसे आपने देखा होगा, आकार कैसा था, एकदम गोल नहीं है आकार। कैसा गोल, थोड़ा ध्रुवों की तरफ से थोड़ा चपटा हुआ है, और जो भूमध्य रेखा है ना, इक्वेटर पे थोड़ा फैला हुआ है। समझ गए। तो ऊपर से थोड़ा लवक्ष गोलाप जिसको बोलते हैं, वो इस तरह से है। तो इसको एक अक्ष में फिट कर दिया। अब जो ग्लोब बनाया गया है वो इसी फॉर्म में बनाया गया है, थोड़ा झुका हुआ बनाया गया है, और इसी के चाह रहे ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, ये यहाँ से घूम रहा है ऐसे। तो ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अक्ष, और इसको भी बोलते हैं अक्ष। तो ये वाला जो अक्ष है इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, यानी नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, यही दे रखा है यहाँ पे कि इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल बोलते हैं। और एक रेखा है जो इसको क्षैतिज रूप से कट करती है, यानी कि क्षैतिज रूप से बराबर कटिंग करती है, ये वाली रेखा। अब अपन अक्षांश पे जा रहे हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो इसको ये क्षैतिज रूप से कट करती है बराबर दो भागों में। एक वाला भाग ऊपर रह जाएगा आधा भाग, और एक आधा भाग नीचे रह जाएगा। तो ऊपर इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। तो ऊपर वाला जितना भी भाग होगा, आधा भाग होगा, उसको क्या बोला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध बोला जाएगा। और जो नीचे वाला भाग होगा वो दक्षिणी गोलार्ध माना जाएगा। क्योंकि आप कोई भी मैप देखोगे ना, वहां पे देखोगे तो जो हमेशा मैप का ऊपरी भाग होता है ना वो उत्तर दिशा होती है, और नीचे का भाग रहता है वो दक्षिणी दिशा में रहता है। ठीक है। तो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। और जैसे ये रेखा है, अब यहाँ ये हो गया, ये वाला पार्ट नॉर्थ पार्ट है, और ये वाला साउथ पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लाइनें होगी ना, इसके समांतर जितनी भी लाइनें होगी ना, उसको क्या बोला जाएगा, अक्षांश बोला जाएगा। तो ये उत्तरी अक्षांश है, और ये सब यहाँ पे जो होगी वो क्या बोली जाएगी, दक्षिणी अक्षांश बोली जाएगी। एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती, उसे विषुवत वृत्त बोलते हैं। क्योंकि जब ये जो है ना, ये पूरा टोटल मिला के एक वृत्त बना लेती है, एक सर्कल बना लेती है, इसको क्या बोला जाता है, विषुवत वृत्त बोला जाता है। और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले आधे भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त में से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या बोला जाता है, ये वाले जितने भी बने हुए हैं इनको अक्षांश बोला जाता है। ठीक है।
विषुववृत्त के समांतर सभी समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में जितनी भी रहती है उनको क्या बोला जाता है, दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। अब कुछ स्टैंडर्ड अक्षांश है, कुछ पर्टिकुलर जो डिग्री पे व्यवस्थित है उनको नाम दिया गया है। अब देखो एक चीज दिखा देता हूँ, इसका मापन कैसे करते हैं देखते हैं। इस पृथ्वी को आधा काटा हुआ है, ये आधा काट लिया। अब देखो यहाँ से मैं एक रेखा बनाऊंगा, इसको मैंने मान लिया बेस मान लिया। अब यहाँ से ही मैं अगर एक रेखा इसको मिलाऊंगा तो ये बेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, सपोज 10 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये 10 डिग्री अक्षांश है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अगर यहाँ पे बनाऊंगा, अगर 23.5 है, तो ये जो एंगल बनेगा ना इस बेस के साथ में, जो ये आधी काटने के बाद जो एक बेस बनता है ना उसके साथ जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बनेगा ये। और यहाँ पे जैसे मैं ये सीधी लाइन खींचूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल को कनेक्ट करेगा। तो ये जो एंगल बनेगा ना ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अपने को समतल जो आधा कटिंग करने के बाद जो समतल रहता है ना उसके साथ कितना एंगल बना रहा है कौन सा अक्षांश, वो उसका एंगल कहलाएगा। जैसे 60 डिग्री अक्षांश है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, तो यहाँ से अपन उसको मेजर करेंगे। तो कुछ ऐसे अक्षांश है जो डिग्री पे स्थित है और उनको कुछ नाम दिया गया है पर्टिकुलर। तो जैसे 0 डिग्री है, ये वाली 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, विषुवत भी बोलते हैं। ये देखो ये साउथ अफ्रीका से सॉरी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से पास होती है ये। तो ये देखो ये है विषुवत। जो ऊपर वाला पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखो एक और रेखा है यहाँ पे है, ये भारत से गुजरती है गुजरात वगैरह से होके, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ये जो है ना उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेखा बनी हुई है जो कितनी है, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में है। किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसको बोला गया मकर रेखा। क्या बोला गया, मकर रेखा। और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं इसको। ये हो गई 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ये हो गई उत्तरी गोलार्ध में। एक और रेखा इधर से जाती है, दिखाई दे रही होगी, 66.5 या फिर 66.5 डिग्री। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव व्रत बोला जाता है, यानी नॉर्थ पोल सर्कल बोला जाता है। नॉर्थ पोल सर्कल यानी कि यहाँ पे स्थित होगा कहीं आर्टिक, यहाँ पे आर्टिक है तो आर्टिक ओशियन है, तो इस सर्कल को आर्टिक सर्कल भी बोला जाता है। इस सर्कल को क्या बोला जाता है, 66.5 जो नॉर्थ में है उसको आर्टिक सर्कल बोला जाता है। और ऐसे का ऐसे अगर अपन नीचे जाएंगे यानी साउथ गोलार्ध यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो ये का ये जो 66.5 है ना इसको ही क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक सर्कल बोला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक सागर, अंटार्कटिक जो सर्कल है सॉरी, तो वो एक पर्टिकुलर नाम हो गए उनके। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार में दोपहर में सिर पे ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबद्ध कहा जाता है। देखो पृथ्वी झुकी हुई है, ये जो गोलार्ध पे झुकी हुई है तो ये कितनी है, 23.5, साढ़े 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब ये यहाँ पे चक्कर लगाएगी ना तो आपको पता है कि जून में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो क्या रहता है कि जो कर्क रेखा वाला क्षेत्र है ना, जो कर्क वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे, यहाँ पे ना सूर्य उस साइड होता है, मतलब जून के जो जून का महीना होता है उस टाइम पे चक्र लगाते लगाते जो पृथ्वी का जो ये वाला भाग होता है ना ये सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाता है। तो सूर्य लास्ट यहाँ पे जून में 21 जून को यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है सूर्य। तो यहाँ पे सीधी रेखा पड़ती है, यहाँ पे आने के बाद फिर सूर्य वापस यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे विषुवत पे जाएगा,
फिर वापस कहाँ पे जाएगा, मकर रेखा तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, मकर रेखा पे। एक बार साल में एक बार यहाँ पे भी सीधी किरणें पड़ेगी, ठीक है, दिसंबर के आसपास। और ये सितंबर में यहाँ पे पिक पे यहाँ पे रहेगा। तो ये जो बीच का एरिया है ना, यहाँ पे एक बार आएगा, यहाँ पे और भी एक बार आएगा, लेकिन बीच का एरिया पे दो बार आएगा। दो बार कैसे, एक बार इधर जाते टाइम, एक बार इधर आते टाइम। जो ये वाला एरिया है ना, तो इसको अगर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो वहां पे उष्मा ज्यादा मिलती है। तो उष्मा, उसके आधार पे उसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, ट्रॉपिक ट्रॉपिक क्षेत्र बोला जाता है, ट्रॉपिक एरिया बोला जाता है उसको। तो सबसे अधिक उष्मा प्राप्त करता है। दूसरा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा या फिर मकर रेखा से, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्य रहता है और इसको क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबद्ध बोला जाता है। देखते हैं ये वाला, यानी कि ये वाला हिस्सा तो हो गया, ये वाला हिस्सा तो हो गया, अपन ने देख लिया उष्ण कटिबंधीय। और यहां से लेके जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण कटिबद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण कटिबद्ध। ये भी देखो, यहाँ से जो नीचे वाला यहाँ तक वाला क्षेत्र है, ये क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण कटिबद्ध बोला जाएगा। और इसके बाद वाला ऊपर वाला, ये तो बहुत ठंडा क्षेत्र है, बहुत ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पे आपको भी बताया कि हमेशा बर्फ रहती है, यहाँ पे भी पूरी बर्फ रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं, शीत शीत कटिबद्ध कहलाता है। समझिए, तो एक तो हो गया उष्ण कटिबंधीय, जो दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, जहाँ पे सूर्य ट्रेवल करता रहता है। मतलब पूरे साल में एक बार कर्क रेखा पे सीधी किरणें पड़ेगी और एक बार मकर रेखा पे सीधी किरणें पड़ेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे शीतोष्ण में तो कभी सीधी किरणें पड़ती ही नहीं है, और यहाँ पे तो कोई संभावना भी नहीं होती है सीधी किरणें पड़ने की। अब ये तो हो गया, क्या हो गया, अक्षांश हो गए। क्या हो गया, अक्षांश। अक्षांश देख लिया अपन ने पृथ्वी पे, और इसका बहुत उपयोग होता है। जैसे ये विषुवत वर्त है, तो अपन यहाँ पे जैसे जैसे जाएंगे, एक टेंडेंसी होती है, तापमान है वो घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, धीरे धीरे तिरछापन बढ़ता जाता है। जैसे ये देखोगे, ये देखो विषुवत वर्त पे अगर सीधा सूर्य की किरणें आएगी तो सीधी उसको प्रकाश मिलेगा, और यहाँ पे अगर टिल्टेड है तो वो सूर्य का प्रकाश बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी और गर्मी कम होती जाएगी। इसलिए बहुत बार बोला जैसे अक्षांशों पे ऊपर जाते हैं तो जैव विविधता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सही रहता है, और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है तो जीवन की जो अनुकूलन परिस्थितियाँ रहती है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है, जैसे जैसे अक्षांशों पे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब है नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना, क्या हो गया, अक्षांश हो गए। अब देखेंगे अपन देशांतर, बोलेंगे अक्षांश तो अपन ने देख लिया, अब देखेंगे अपन देशांतर देखेंगे। अब देखते हैं, अपन ने अभी तो क्या है, किसी चीज को यहां से कट किया था अपन। कहां से कट किया था, यहां से अक्षांश को। अब अपन क्या करेंगे, नॉर्थ पोल से उसको कट करेंगे, मतलब चीजों को ऊपर से कट करना है अपने को। तो ये नॉर्थ पोल से कट किया और ऐसे चले गए, ये देखो ऐसे कट कर दिया अपन ने। अब देखो इसमें क्या था कि इसकी साइज, ये जो सर्कल था ना, ये सबसे बड़ा सर्कल होगा। उसके बाद इससे छोटा ये सर्कल होगा, उससे बाद ये सर्कल होगा, फिर ये सर्कल होगा, ये सर्कल, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सर्कल का साइज है वो छोटा होता रहेगा, और धीरे धीरे नॉर्थ पोल पे एग्जैक्ट जाएंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन जो देशांतर होते रहे ना, उनकी सबकी लंबाई समान होती है, सबकी लंबाई समान होती है। क्योंकि ये देखो पूरा इस साइड जुड़ेगा, ये वाला इस साइड जुड़ेगा, ये वाला उस साइड जुड़ेगा, तो सभी ना सभी एक पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल, सब इक्वल सर्कल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रहेगी ना, ये दो लाइनें बनी हुई है, इन दोनों के बीच का गैप होगा ना, वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गैप होगा। और धीरे धीरे जैसे अपन नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो ये गैप धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पे नॉर्थ पोल पे जाते ही ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं, तथा उसके बीच की दूरी को देशांतर किया जाता है। यानी कि दो दो याम्योत्तर के बीच की जो दूरी रहेगी ना, उसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर एग्जैक्ट क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है।
तो ये नॉर्थ पोल से ये जो डायग्राम बना हुआ है नॉर्थ पोल से देखने से बना हुआ है कि ये ऐसे ऐसे रेखा गई है, जिसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है से गुजरने वाली याम्योत्र में पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्र को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 0 होता है, देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम में गणना करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये देखो, एक्चुअली में उस टाइम पे ब्रिटेन पावरफुल था ही था, तो ये जो ग्रीनविच वाली थी ना, ये रेखा, इसको क्या बोला गया, 0 डिग्री बोला गया। अब काउंट तो करना है ना अपने को, तो इसको क्या बोला गया, 0 डिग्री बोल दिया गया। अब यहाँ से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो वैसे 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 अपन बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ से ये हो गया, इसके ऑपोजिट साइड में 180 होगा, कितना होगा वो इसके ऑपोजिट साइड में, ग्लोब है ना, ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाली ये जो रेखा होगी ना, इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जाएंगे तो भी 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या किया अपन ने, इनको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 24 भाग में डिवाइड कर लिया। कितने भाग में डिवाइड कर लिया, 24 भाग में। तो आप सोचिए, अगर 360 डिग्री है, उसको 24 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। तो यानी कि 24 घंटे, यानी कि हर घंटे में कितना कवर होता है, 15 डिग्री कवर होता है। ठीक है, तो इसको ना, इसको जीएमटी मान लिया, ग्रीनविच मीन टाइम मान लिया, कि यहाँ से ही आपको हर चीज़ की गणना करनी है समय की, और ये एंगल की गणना करनी है आपको। ठीक है, ये देखते हैं। तो ये 24 भाग बना दिए, कितने भाग बना दिए, 24 भाग। कुछ देश है वहाँ पे बहुत सारे ये जो टाइम जोन है वो गुजरते हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, टाइम जोन बोलते हैं। तो ये जो एरिया है टाइम जोन बोला जाता है। तो बहुत से देश थे उसमें एक से ज़्यादा टाइम जोन है, कुछ देशों में एक ही है। जैसे इंडिया जैसा देश देखोगे तो वहाँ पे एक ही टाइम जोन है। ठीक है, एक ही टाइम जोन है यहाँ पे। और ये देखोगे जैसे रशिया, जैसे फ्रांस है, फ्रांस में कितने हैं, 12 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है, 12 है। और रूस में 11 है, यूएसए में भी 11 है। एक्चुअली फ्रांस में इतने क्यों हैं, क्योंकि फ्रांस की कॉलोनीज बहुत है और आज भी है कॉलोनीज। जैसे यहाँ पे कुछ कॉलोनीज होगी, यहाँ पे कुछ कॉलोनीज है इनकी, यहाँ पे एक कॉलोनी है फ्रांस की। तो यहाँ पे जाने वाला एक यहाँ पे काउंट हो जाएगा टाइम जोन, यहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन काउंट हो जाएंगे, यहाँ पे टाइम जोन काउंट होंगे, ये प्रशांत महासागर में कुछ होगा इसका द्वीप वगैरह, तो वहाँ टाइम जोन काउंट हो जाएंगे। रूस है तो रूस तो अपने आप में बहुत बड़ा फैला हुआ है, तो इसके कितने, 11 टाइम जोन है। और इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, बेसिक क्वेश्चन पूछा। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया 24 पार्ट में, 0 डिग्री इसको माना है। अब ऐसे जैसे जैसे यहाँ जाते रहेंगे तो जो एंगल है वो नापेंगे, तो जो इंडिया वाला एंगल आएगा कितना आएगा, 82.15, जिस पे हमने अपना टाइम सेट किया है। देखते हैं देशांतर और समय को कैसे मापते हैं। चूंकि पृथ्वी एक दिन या 24 घंटे में 360 डिग्री का एक पूर्ण चक्र लगाती, इसलिए यह 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री से गुजरती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हर 15 मिनट पूर्व की ओर जाने पर स्थानीय समय 1 घंटा आगे बढ़ जाता है, और इसके विपरीत यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो स्थानीय स्थानीय समय 1 घंटा पीछे रह जाता है। देखते हैं, जैसे ये वाला पार्ट था, जैसे अपने क्या किया है, उस गोले को खोल दिया है, तो इस पार्ट में ऐसे खोल दिया है। ये 0 डिग्री वाला पार्ट है। सपोज यहाँ पे दोपहर के 12 बजे है। ठीक है, कितने बजे, 12 बजे। तो इस साइड जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, और इस साइड जाएंगे तो टाइम घटता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे ये आ गया इंडिया 82.12, अपन ने ये इसको माना है आईएसटी, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको अपन ने टाइम जोन माना है। ये वाला देखते हैं, तो देखो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, कितना, 1 घंटा। तो 15 यानी 75 इक्वल्स टू 5 घंटे, और 7.5 और हो जाएंगे डिग्री, और कितना हो गया, आधा घंटा। तो भारत का टाइम जो भी होगा वो कितना होगा, 5:30 है, जो जीएमटी है, वो ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे होगा। तो जो इंग्लैंड का टाइम है, समझो क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं ना, जैसे 3 बजे मैच हो रहा है इंग्लैंड में, तो इंडिया में क्या टाइम रहेगा, तो इसमें 5 घंटे, 5.5 घंटे अपन जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 घंटे
30 मिनट। यानी कि इंग्लैंड में जब 12 बजे होंगे ना, तो भारत में कितने बजे होंगे? 5:30 बजे होंगे। इंग्लैंड में 3 बजे होंगे, तो अपने यहाँ पे कितने? 8:30 बजे होंगे। जब सुबह सुबह मैच वहाँ पे शुरू होता है, तो भारत में लगभग 3, ढाई 3 बजे होते हैं यहाँ पे। तो आपको देखना है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे यहाँ पे 12 बजे, तो यहाँ पे 11 बजे होंगे, यहाँ पे 10 बजे होंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे टाइम घटता जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे यहाँ पे सूर्य उदय होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो सूर्य उदय बाद में होगा। यहाँ पहले हो रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे सनराइज हो चुका है और यहाँ पे बाद में होगा, इसलिए यहाँ पे टाइम घटता जाता है। और यहाँ पे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इस साइड जाएंगे, वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये है। ग्रीनविच के पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्य पहले दिखता है, इस साइड में पहले दिखता है, और समय की बचत होती है। जबकि ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्य बाद में दिखता है और समय की हानि होती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि 24 घंटे को अपन ने 360 में डिवाइड किया है, और 15 डिग्री में 1 घंटा कवर होता है। देखो, मानक समय और समय क्षेत्र, ये टाइम जोन है जो मैंने बता दिए। टाइम जोन डिवाइड किए गए 24 पार्ट में, और कितने देशों में बहुत सारे टाइम जोन आते हैं। अब क्या होता है कि जैसे किसी देश में 2-3 टाइम जोन है, तो वो देश हर क्षेत्र में अलग अलग टाइम नहीं रखेगा कि भाई इसके हिसाब से 1 घंटा में पीछे कर लो, इस हिसाब से 1 घंटा पीछे कर लो। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, अपने देश के बीच वाली लाइन को क्या बोल देंगे, एक मानक समय बना लेंगे कि हमारा मानक समय ये है और हम ये काउंट करेंगे। तो इंडिया वालों ने भी क्या रखा, 82.5 वाला जो डिग्री वाला था लाइन, उसको अपना मानक समय तय कर दिया कि इसको ही पूरे देश में लागू करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन थी, उसको मान लिया, और पूरे भारत में वही टाइम काउंट होगा। क्योंकि बहुत सारे काम है, बैंकिंग है, रेलवे है, ऑफिस टाइम है, या फिर और कोई भी जो काम होगा, वो टाइम इक्वल नहीं होगा, तो उसको करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सभी देशों द्वारा मानक समय की एक प्रणाली का पालन किया जाता है। अधिकांश देश अपने देश की केंद्रीय मध्याह्न रेखा से अपना मानक समय अपनाते हैं। ठीक है, कनाडा, अमेरिका, चीन, सोवियत संघ जैसे बड़े देशों में एक ही समय क्षेत्र रखना असुविधाजनक हो सकता है, इसलिए इन देशों में कई समय क्षेत्र होते हैं। जैसे सपोज ये रशिया है। अब यहाँ पे सूरज उगता है, और यहाँ तक पहुँचने में यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम, 5-6 घंटे लग सकते हैं। तो अब यहाँ पे सपोज 6 बजे सूरज उगा है, तो यहाँ पे तो वो सूरज कितने बजे उगेगा, 11 बजे उगेगा। तो आप सपोज जो काम यहाँ पे 8 बजे शुरू होना है, वो यहाँ पे कितने बजे शुरू हो जाए, 1 बजे, तो पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसे देशों में क्या हो, एक से ज़्यादा टाइम जोन होते हैं, जिससे टाइम का सेविंग हो सके और इनमें सुविधाजनक हो सके, उनका एरिया ज़्यादा इसलिए। कनाडा और अमेरिका दोनों में 5-5 समय क्षेत्र है। अटलांटिक, पूर्वी, मध्य, पर्वतीय और प्रशांत समय क्षेत्र है। अटलांटिक और प्रशांत तटों के स्थानीय समय में लगातार 5 घंटे का अंतर रहता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये तो घूम ही रहे अपन, घूम रहे, टाइम भी डिसाइड कर लिया। अब एक ऐसी लाइन डिसाइड करते हैं जो पार करने पर टाइम एक दिन आगे चला जाए। तो ऐसा भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या कर दिया, ये जो ग्रीनविच थी ना, 0 डिग्री थी ना, उसके 180 डिग्री यहाँ पे गए, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की अपन ने। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और बोला कि ये तिथि रेखा है। यानी कि ये यहाँ पे जब सूर्य एंटर करेगा ना, तो वो नई तिथि होगी। मतलब यहाँ पे जब ये पार्ट से यहाँ पार्ट पे आप जाओगे ना, तो दिन नया होगा, मतलब नए दिन की शुरुआत होगी। तारीख की शुरुआत कहाँ से होती है, इस लाइन के इस साइड से तारीख की शुरुआत होती है। जैसे 3 तारीख होगी, तो सबसे पहले 3 तारीख कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी 3 तारीख। और यहाँ पे क्या होगी, 2 तारीख। ये लास्ट वाला इस रेखा के इस साइड सबसे लास्ट होगा, और इस साइड से सबसे पहले होगा दिन। समझिए। अब देखो, ये थोड़ी जिगजैग टाइप है, कहीं से थोड़ी कटी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है, अभी ऐसे मुड़ी है, टाइम जोन ऐसे किया हुआ है, कहीं ऐसे किया हुआ। अब यह क्या था ना कि अब देखो, ये कोई देश है, यहाँ पे आया हुआ है, तो अब अगर टाइम ये जो तिथि रहेगा उसको ऐसे कर दिया, तो उसका तो क्या हालत हो जाएगी। मतलब एक ही देश में 2 तिथि हो जाएगी, यानी 2 डेट हो जाएगी। तो 2 डेट को, इसको इग्नोर करने के लिए क्या किया, मतलब इसको समस्या को समाधान के लिए थोड़ा सा कट कर दिया, इसको मोड़ दिया। इसको मोड़ दिया यानी पूरा देश ही एक ही तिथि में ले लिया उन्होंने। मतलब एक ही डेट होनी चाहिए एक देश में, तो इसलिए थोड़ा ये जिगजॉग हो गया है। जैसे ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पूर्व की ओर जाने वाले यात्री ग्रीनविच से समय प्राप्त करता है, और इसी प्रकार पश्चिम से जाते समय क्या है, 180 पश्चिम पर पहुंचते समय 12 घंटे का नुकसान होता है। इस प्रकार 180 देशांतर रेखा के दोनों और कुल 24 घंटे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जहां इसे पार करते समय तिथि एक दिन आगे बदल जाती है। मध्य प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बेरिंग
जलडमरू मध्य फिजी, टोंगा, अन्य द्वीपों पर सामान्य 180 मध्याह्न रेखा से वक्रित होती है, ताकि मध्याह्न रेखा से गुजरने वाले कुछ द्वीपीय समूहों में दिन और तिथि के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए ही ये ऐसे मुड़ी हुई होती है। अगर यहाँ पे 5 तारीख है तो ये मूव करते ही कितनी तारीख हो जाएगी, 6 तारीख हो जाएगी। इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन भी था कि एक व्यक्ति यहाँ पे स्थित है, एक व्यक्ति यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ से यहाँ जाने में, तो उसने एक स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखा था कि यहाँ से यहाँ जाने में जो मंगलवार है तो आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, आगे जाएंगे तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी मंगलवार का बुधवार हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने मानक समय के लिए कितना डिक्लेयर किया है, 82.5 डिग्री को एक्सेप्ट किया है, मध्याह्न रेखा को स्वीकार किया, और ग्रीनविच मीन से कितना टाइम ये आगे है, 5.5 घंटे आगे है, जो हमने डिस्कस किया। डे लाइट सेविंग क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है डे लाइट सेविंग, जो शायद तक यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन डे लाइट सेविंग क्या होता है कि जैसे जो भूमध्य रेखा के आसपास देश है ना, उनके तो टाइम में ज़्यादा अंतर नहीं होता, मतलब जैसे सर्दियों में आप देखोगे तो सूरज कितने बजे उगता है अपने यहाँ, सूर्य उदय कितने बजे होता है, 7:30 बजे, और सर्दियों में अगर गर्मियों में जाएंगे तो 6 बजे होगा, तो कितना हार्डली 1.5 घंटे का फर्क रहता है, तो वो तो मैनेज हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज, जो नॉर्वे जैसी कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, बाल्टिक नेशन जैसे है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दिन की अवधि में बहुत बड़ा गैप होता है, कभी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का गैप होता है, तो उसको पाटने के लिए क्या किया जाता है, तो घड़ी की सुइयां है ना, उनको आगे पीछे किया जाता है। तो अगर 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो वो घड़ी को 1 घंटा पीछे कर देंगे, तो दिन की शुरुआत जल्दी हो जाएगी। तो 1 घंटा आगे करने से शरद ऋतु में पुनः पीछे करने की प्रथा होती है, ठीक है। ऐसा प्राकृतिक दिन के प्रकाश का बेहतर उपयोग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे दिन का प्रकाश शाम तक बना रहता है, और भारत डेडलाइन सेविंग डे लाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं करता, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट स्थित देशों में विभिन्न ऋतुओं के बीच में दिन के समय में अधिक भिन्नता नहीं होती। मैंने कहा 1.5-2 घंटे का टाइम का रहता है, तो वो चल जाता है, ठीक है। तो इतना ही दे रखा था, अक्षांश और देशांतर के बारे में इतना ही दे रखा था, और इतने ही कंसेप्ट है, यूपीएससी के फाइनल तक भी इतने ही कंसेप्ट रहेंगे, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं रहेंगे। इस साल का क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, उपयुक्त देशों में से कितने में 4 से अधिक काल क्षेत्र, यानी कि टाइम जोन है, कितने, 4 से अधिक, ध्यान रखना, 4 से अधिक, 4 नहीं, 4 से अधिक। तो देखते हैं, यूके है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील है। तो देखते हैं, एक बार अपन ने एक टेबल बनाई थी, तो देखे फ्रांस में, रूस में, रशिया में, देखो यहाँ यहाँ से ऊपर ऊपर कितने देश है, तो उतने देशों में क्या होगा, जो टाइम जोन होंगे वो 4 से ज़्यादा होंगे। तो देखो डेनमार्क भी है, न्यूजीलैंड भी है, और कौन सा देश था, देखो न्यूजीलैंड है, डेनमार्क भी है, यूके भी है, और ऑस्ट्रेलिया भी है, और ब्राज़ील नहीं है। तो देखते हैं कि और कौन से देश है। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, तो 4 देश है, और ब्राज़ील इसमें नहीं है, जिसके कितने हैं, 4 ही है, मतलब तो वो एक कम है उसका, तो 4 से अधिक बोला गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से हमने कवर किया है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और ये सीरीज चलती रहेगी आगे। थैंक यू।